हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में। मैं हूं नीरज। देखिए, अभी आप लोगों का यूपीएससी का सिविल सर्विस का प्री होने वाला है 24 मई को। तो अभी हाल ही में ना कुछ समय पहले इंडिया ईयर बुक का बुक लॉन्च हुआ था, जो भारत सरकार लॉन्च करती है। तो उस पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहां से यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम कर सकती है। तो मैं कुछ टॉपिक लेके आया हूं और आज से लेकर के जब तक आप लोगों का पेपर चलेगा, है ना, 24 मई तक में, तो मेरा ये प्लान रहेगा कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपके लिए मैं कवर करूं। ठीक है, हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक मैंने आज सिलेक्ट किए हैं, देखिए, एक न्यूज में आया था कि भारत सरकार क्या कर रही है, 7 जो है पीएम मित्र पार्क स्थापित किए। अब यूपीएससी यहाँ से कहाँ क्वेश्चन बना सकती है वो चीज आपको बताऊंगा मैं। जैसे देखिए कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक ग्रीन फील्ड पीएम पार्क स्थापित किया गया है। एक मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में, वो भी ग्रीन फील्ड है। फिर तेलंगाना में ब्राउन फील्ड है। गुजरात में के नवसारी में एक ग्रीन फील्ड है। महाराष्ट्र के अमरावती में एक ब्राउन फील्ड है। कर्नाटक के कलबुर्गी में ग्रीन फील्ड है। और तमिलनाडु के में विरुधनगर है एक जगह, वहां पे ये ग्रीन फील्ड पीएम मित्र पार्क की स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है। तो आपको तो एक सातों प्लेस याद होने चाहिए, ठीक है ना। और उनमें से आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा ग्रीन फील्ड है, कौन सा ग्रीन फील्ड है और कौन सा ब्राउन फील्ड है। ये दोनों चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। इसमें देखो बेसिक अंतर क्या होता है। ग्रीन फील्ड उन एरिया को कहा जाता है जहां पे अगर कोई जैसे पार्क बनाया जाए ना, तो स्टार्टिंग से पूरा काम होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जितनी सारी चीजें हैं, तो वहां पूरी चीजें स्टार्टिंग से की जाएगी। लेकिन जो ब्राउन फील्ड है ना, वहां पे क्या होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कुछ चीजें पहले ही स्थापित होंगी, है ना, इंस्टीट्यूट वहां पे, लेकिन उसमें कुछ एड ऑन किया जा रहा होगा, है ना, उसे अपडेट किया जा रहा होगा मॉडर्न टाइम के हिसाब से। तो ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड में ये अंतर होता है। यूपीएससी ने एक बार सवाल पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन से एयरपोर्ट जो है वो ग्रीन फील्ड के अंतर्गत आते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो पीएम मित्र पार्क है उनमें से कौन कौन से ग्रीन फील्ड के हैं। देखिए, 5 ग्रीन फील्ड के हैं, 5 ग्रीन फील्ड के हैं और 2 जो है वो ब्राउन फील्ड के हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है यूपी, एमपी, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है। चलते हैं अगले टॉपिक पे। देखिए, एक न्यूज में था, अभी एक नए सीडीएस की नियुक्ति की गई है। अभी इन्होंने अपना पद लिया नहीं है, ये अब लेने वाले हैं, ठीक है ना। कब लेने वाले हैं? 30 मई को। नाम क्या है? एनएस राजा सुब्रमणि, ठीक है ना, एनएस राजा सुब्रमणि, ठीक है ना। तो ये क्या है, नए भारत के नए सीडीएस बने हैं, ठीक है ना। ये किसका स्थान लेंगे? तो जो अभी सीडीएस है, कौन? अनिल चौहान, उनका ये स्थान लेंगे, ठीक है, अनिल चौहान। तो ये हालांकि यूपीएससी के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। अब चलते हैं, देखिए, यहां से एक मैंने निकाला है इंडिया ईयर बुक का, नीति आयोग के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो यहाँ से कुछ चीजें आप पढ़ के जाएंगे नीति आयोग के बारे में, ठीक है ना। अब क्या क्या याद रखना है वो मैं आपको बता दूंगा। देखिए, पहला, एक तो फुल फॉर्म आपको याद रखना है। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन आयोग। तो एक तो फुल फॉर्म याद होना चाहिए। इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 2015 में की गई थी। अच्छा, अब देखते हैं, ये क्या है? एक प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक है, थिंक टैंक है, ठीक है। उसके अलावा इसका उद्देश्य, काम क्या है? तो यहाँ देखिए, नीति आयोग ने पूर्ववर्ती योजना आयोग का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? योजना आयोग का। 2015 में यूपीएससी ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका। क्यों? क्योंकि 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। तो किसको प्रतिस्थापित किया था? इसने इसने प्लानिंग कमीशन को, यानी कि योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया था। तो स्टेटमेंट डाल करके ये सवाल पूछा जा सकता है। अब ध्यान क्या रखना, जो नीति आयोग है ना, ये सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर आधारित है ये। तो एक ये आपको टर्म याद रखना है, सहकारी संघवाद के बारे में ध्यान रखना है। फिर जो नीति आयोग है वो किस किस एरिया में काम करेगी? तो एग्रीकल्चर हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, डिजिटल इकोनॉमी हो गया, इसके लिए वो काम करेगी। फिर इन सब चीजों के लिए नीति आयोग क्या क्या पहल चला रहा है, कौन कौन सी इनिशिएटिव नीति आयोग ने लिए हैं? तो एक आपको ध्यान रखना है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम। एक है अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन भी यूपीएससी पूछ चुका है। फिर उसके अलावा
नीति आयोग क्या करती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स है ना उसके लिए एक सूचकांक जारी करती है। कौन? नीति आयोग। ये ध्यान रखना है। तो नीति आयोग के बारे में ये चीज ध्यान रखना है आप लोगों को। फिर जो नीति आयोग है ना वो 4 प्रमुख क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है। तो वो चारों क्षेत्र आपको पता होने चाहिए। इसको 1 2 3 4 करके, और जो इस समय यूपीएससी का जो ट्रेंड है ना उसके अकॉर्डिंग सवाल पूछ सकता है। तो आपको नीति आयोग के 4 क्षेत्र याद रखना है। एक हो जाएगा आपका ज्ञान और नवाचार का को बढ़ावा देना। दूसरा, राज्यों के लिए नीति, सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद। तीसरा, परिवर्तनकारी बदलाव को बढ़ावा देना। और चौथा है निगरानी एवं मूल्यांकन। तो ये नीति आयोग के जो 4 प्रमुख क्षेत्र हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो एक तो ये हो गया कि नीति आयोग क्या है, सहकारी संघवाद, इसकी स्थापना है ना, उसका फुल फॉर्म वगैरह। अब एक जो ध्यान रखना नीति आयोग के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है उसका स्ट्रक्चर, संरचना। ठीक है, देखिए भारत के जो प्रधानमंत्री है वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, और ये डिफैक्टो है। डिफैक्टो का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति जो भी भारत का पीएम बनेगा वो स्वतः जो है वो नीति आयोग का अध्यक्ष बन जाएगा। ठीक है, उसके अलावा इसके जो पूर्णकालिक होते हैं संगठनात्मक ढांचे में अध्यक्ष के अलावा एक उपाध्यक्ष होगा। ठीक है, एक वाइस प्रेसिडेंट होगा जिसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। अब आपको कंफ्यूजन करने के लिए ऑप्शन में राष्ट्रपति डाल सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना, राष्ट्रपति नहीं, जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा? उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करेंगे। फिर पूर्णकालिक और एक मिनट, जो पूर्णकालिक और अंशकालिक सदस्य हैं उनकी संख्या अधिकतम कितनी होगी? अधिकतम 2 होगी, जो प्रमुख विश्वविद्यालय से, अनुसंधान संगठन से और अन्य प्रासंगिक संस्थानों से पदेन क्षमता में लिए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है कि जो अंशकालिक सदस्य हैं रोटेशन के आधार पर उनकी नियुक्ति होगी। ठीक है, फिर कुछ केंद्रीय जो मंत्री परिषद के लोग हैं उनको भी शामिल किया जाएगा। उनकी संख्या कितनी है? 4। उनको कौन नामित करेगा? उनको भी प्रधानमंत्री नॉमिनेट करेंगे। लास्ट में एक चीज ध्यान रखना है कि नीति आयोग का एक सीईओ होता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। उनकी नियुक्ति कौन करता है? पीएम करता है। ध्यान क्या रखना है? जो उपाध्यक्ष है उसकी नियुक्ति पीएम करेंगे, जो सीईओ है उनकी नियुक्ति पीएम करेंगे, और जो अंशकालिक और पूर्णकालिक सदस्य हैं जो केंद्रीय मंत्री परिषद से आएंगे उनकी नियुक्ति भी कौन करेगा? पीएम करेगा। तो नीति आयोग के बारे में ये सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगला। एक मेथनॉल इकोनॉमी है, ये भी आपके इंडिया ईयर बुक में था, मेथनॉल इकोनॉमी। तो मेथनॉल इकोनॉमी के बारे में आप यहां से पूरी चीजें पढ़ लीजिएगा। 2 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट डाल के यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। पहला क्या है? मेथेनॉल एक कम कार्बन वाला हाइड्रोजन वाहक ईंधन है। अब चूंकि देखिए मेथेनॉल ना, मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें बिल्कुल कार्बन नहीं जनरेट होता है, तो कम मात्रा में होता है। तो ये ध्यान रखना है। इसका उत्पादन कहाँ से होता है? तो उच्च राख वाले जो कोयले हैं, कृषि अवशेष हैं, थर्मल पावर प्लांट से जो निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड है और प्राकृतिक गैस से किया जाता है। ठीक है ना। और मेथेनॉल इकोनॉमी लाई क्यों गई थी? तो COP21 में भारत ने जो अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है उसको फुलफिल करने के लिए मेथेनॉल इकोनॉमी को भारत सरकार अडॉप्ट कर रही है। मेथेनॉल इकोनॉमी कार्यक्रम कौन सा संस्था चलाती है? तो ये ध्यान रखना, नीति आयोग। मेथेनॉल इकोनॉमी कौन? नीति आयोग का है। इसका उद्देश्य क्या है मेथेनॉल इकोनॉमी को अपनाने का? कि हम लोग काफी मात्रा में, भारत अपने टोटल ऊर्जा उपभोग का कम से कम 90% क्या करता है? आयात करता है। तो अगर हम लोग मीथेन इकोनॉमी को अपनाएंगे तो हमारा जो तेल आयात बिल होगा, है ना, वो कम होगा। जब उसके अलावा मेथेनॉल इकोनॉमी क्या है? थोड़ा सा स्वच्छ ईंधन का एक प्रकार से विकल्प है ना। तो उसके कारण जो ग्रीन हाउस गैस है उसमें भी कमी आएगी, और जब ग्रीन हाउस में कमी आएगी तो स्वाभाविक है कि जो कोयला भंडार में हम लोगों की जो बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है वो भी थोड़ा कम होगा, और शहरी जो ठोस अपशिष्ट है उसको भी हम लोग कम करने में सफल होंगे। तो ये चीज आपको मेथेनॉल इकोनॉमी के बारे में जानना है। इसके बाद देखो, मेथेनॉल इकोनॉमी का आप लोग गैसोलीन में भी उपयोग कर सकते हो। गैसोलीन मतलब पेट्रोल। गैसोलीन में 15% मेथेनॉल के मिश्रण से गैसोलीन या कच्चे तेल की आयात में कम 15% की कमी आ सकती है। ये जो टॉपिक है ना, यहां से लेकर के जो पूरा पैराग्राफ है ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि मेथेनॉल इकोनॉमी का भारत की अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा, या है ना जलवायु परिवर्तन को टैकल करने के लिए मेथेनॉल इकोनॉमी कितना उपयोगी साबित होगी, तो ये पॉइंट अगर आप इतना शामिल कर लेंगे तो ये बहुत सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
हम लोग मेथनॉल इकोनॉमी के बारे में ही, इसका उत्पादन कहाँ कहाँ से होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा है कि मेथनॉल इकोनॉमी के माध्यम से मेथनॉल उत्पादन, अनुप्रयोग, वितरण सेवाओं में लगभग 5 मिलियन रोजगार, तो ये भी इकोनॉमी का पार्ट हो गया, मेंस का पार्ट हो गया, ठीक, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा, इसको यहाँ से यूपीएससी 2 से 3 स्टेटमेंट डाल करके यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम कर सकती है, ठीक है। लास्ट में जो आज का टॉपिक है ये बहुत चर्चित है, ये जो मनरेगा था ना, तो मनरेगा को रिप्लेसमेंट करने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक बिल लाया गया था। हालांकि ये बिल अब पास हो चुका है, यहाँ पे विधेयक लिखा हुआ है, बट ये बिल अब एक अधिनियम बन चुका है। तो इसको ध्यान रखना, इसका फुल फॉर्म क्या है, विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन, इसी को क्या बोलते हैं, वीबी, यानी विकसित भारत जी राम जी बिल, यही है, ठीक है ना। अब तो एक्ट हो चुका है ना, एक्ट बन चुका है ये। इसके बारे में कुछ क्या इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि ये रिप्लेस करेगा मनरेगा अधिनियम को, जो मनरेगा था 2005 का, उसको ये प्रतिस्थापित करेगा। एक पॉइंट आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि जो ये अधिनियम है, इसमें मनरेगा के अंतर्गत प्रत्येक ऐसे ग्रामीण परिवार को जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, उन्हें एक वित्तीय वर्ष, 1 फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी जो पहले दी जाती थी, अब वो बढ़कर 125 दिन की हो गई है। तो आपको ध्यान रखना है 125 दिन हो गई है। और एक लास्ट पॉइंट क्या याद रखना है इस बिल के बारे में कि जो वित्त पोषण था, जो फाइनेंशियल सिस्टम था स्टेट और सेंटर के बीच में, वो बदल गया है। तो सेंटर और स्टेट के बीच में जो मनरेगा के लिए या राम जी बिल के लिए है, वो जो पहले था अब वो बदल करके सेंटर और स्टेट के बीच में 60 और 40 के अनुपात में हो गया है। ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। कल मैं इंडिया ईयर बुक का कुछ कुछ टॉपिक और मैं ऐसे लेकर आऊंगा जो आपके पेपर के लिए, और लगातार जब तक आपका प्री का पेपर नहीं हो जाता है तब तक हम लोग इन चीजों को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करते हैं कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।